भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2, यात्रियों के नज़रिए। इसमें आज हम पढ़ेंगे उपभाग 6, बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। चूँकि बर्नियर पश्चिम से आया था, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था और ये भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है, यूरोप। और यूरोप से ये यहाँ आया था, तो इसलिए उन लोगों के लिए भारत पूर्व ही कहलाएगा। भारत क्या कहलाएगा? पूर्व कहलाएगा। इसलिए उसने लिखा है अपविकसित पूर्व, यानी पूर्व दिशा जो थी पूरी तरह विकसित नहीं थी बर्नियर के अनुसार। उसको कहाँ कहाँ भारत में कमी लगी और जिस आधार पर उसने भारत को अपविकसित कहा, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जहाँ इब्न बतूता ने हर चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया, इब्न बतूता ने हर चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया। उसने नारियल का किया, पान का किया, संगीत का किया, डाक व्यवस्था का किया। उसने अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक भी किया। यानी उसने जिन चीज़ों का वर्णन किया, उन्होंने अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित भी किया और उत्सुक भी किया हमको। उसे उत्साह भी था, वो प्रभाव भी पड़ता था उसकी कहने का। उसने अंगूर की बेल के समान पान के पत्ते को बताया था। वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। बर्नियर किससे था? भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से। यानी बर्नियर जो था ये इब्न बतूता से अलग था, अल बिरूनी से अलग था। इब्न बतूता से इसकी सोच अलग थी। जो बुद्धिजीवी परंपरा थी, इससे इसकी सोच अलग थी। क्या सोचता था वो? उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। देखिए, अल बिरूनी और इब्न बतूता ने जो भारत में देखा उसकी तुलना किससे की? उसने अपने देश के या अपने यहाँ की चीज़ से उसने इसकी तुलना की। उसी के संदर्भ में बात करता था। जो चीज़ें उसको वहाँ नहीं मिली, मतलब जो उसके यहाँ थी वो यहाँ नहीं मिली, और जो यहाँ नहीं मिली और उसके यहाँ नहीं थी, तो उनका उसने वर्णन किया। नारियल का फल यूरोप में नहीं होता है, इसलिए उसने लिखा मनुष्य की खोपड़ी के सदृश फल, ऐसा उसने इसलिए लिखा। लेकिन बर्नियर ने जो भी वर्णन किया है वो इस बात से चिंतित थे कि ये तुलना क्यों की जाती है, पश्चिम से तुलना क्यों की जाती है, इस बात के लिए वो चिंतित थे बर्नियर। यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। यूरोप में और फ्रांस में और भारत की तुलना में जो भिन्नता है, इसको उजागर किया जा रहा है, इस बात से वो चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। अवसादकारी अर्थात अवसाद आप लोग जानते हो क्या होता है? अवसादकारी जिन स्थितियों को पाया। अवसाद का मतलब होता है पछतावा। हम क्रोध में आकर के कोई कार्य कर जाते हैं और फिर बाद में पश्चाताप करते, पछताते। आपको एक बात का पता है, क्रोध का परिणाम क्या होता है? क्रोध का परिणाम क्या होता है? पश्चाताप। जब भी आपको क्रोध आए या किसी भी व्यक्ति को क्रोध आता है, तो क्रोध समाप्त होने के बाद जो अवशेष रह जाता है, अवसाद रह जाता है, वो पश्चाताप होता है। इसलिए क्रोध का परिणाम अवसाद होता है। हम गलत सोच विचार कर कोई निर्णय ले लेते हैं तो भी उसका जो परिणाम आता है वो अवसाद आता है। कभी भी आपके ऊपर क्रोध आए तो इस बात को भली भांति समझ लेना कि इसके परिणाम हमें अवसाद के रूप में मिलेंगे,
क्रोध हमें जरूर आ रहा है, लेकिन परिणाम हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, पछताना पड़ेगा हमें। इसलिए क्रोध जब आता है तो नियंत्रण रखो, या जब क्रोध आ जाए, लगे कि हमें क्रोध आ गया, तो बोलना बंद कर दो, जिससे कम से कम, अवसाद तो फिर भी आएगा लेकिन कम से कम अवसाद रहेगा, कम से कम पश्चाताप रहेगा, कम से कम पछतावा रहेगा। क्रोध जब भी आए, बहुत से विद्वान बताते हैं क्रोध आने पर बोलना बंद कर दो, क्रोध आए तो पानी पी लो, क्रोध आए तो उस जगह से हट जाओ, बहुत सी बातें हमारे विद्वान लोग क्रोध को नियंत्रित करने के लिए बताते हैं। लेकिन क्रोध के बाद जो बचता है वो अवसाद ही बचता है। तो क्रोध का मतलब, अवसाद का मतलब है पश्चाताप, अवसाद देने वाली चीज़ें, जो पश्चाताप देने वाली चीज़ें, किन किन चीज़ों से पश्चाताप मिलता है वो अवसादकारी है। तो बर्नियर ने लिखा है यहाँ पर, भिन्नता को जारी करने के प्रति अधिक चिंता था, विशेष रूप से वे स्थितियाँ, कौन सी स्थितियाँ, जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, वे स्थितियाँ जो अवसादकारी थीं, ऐसी स्थितियों के बारे में वो चिंतित था जिनके बाद उसे पश्चाताप या पछताना पड़ता था। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था। फ्रांसवा बर्नियर जो था, उसका विचार था कि जो नीति निर्माता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम उनको प्रभावित करें। क्योंकि एक बात एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को बता दी जाए तो वो उस बात को इस प्रकार से प्रस्तुत करेगा कि सब बताने वाले का उद्देश्य पूरा हो जाए। लेकिन यदि एक बात को हम, बिजली का करंट होता है, एक हाई पावर की किसी मशीन में डाल दें और उसको एक रुग्ण या जिसमें पावर ही ना हो, जिसके अंदर के पार्ट्स खराब हों, उसमें लगा दें, करंट दोनों में बराबर जाएगा, लेकिन आउटपुट निकलेगा उससे जो हाई पावर की मशीन और बिल्कुल सही मशीन थी। दो एम्पलीफायर ले लो जिनसे आवाज़ निकलती है, साउंड निकलता है, एक खराब है एक सही है, दोनों में बराबर मात्रा में करंट दिया जाए 240 वोल्टेज, लेकिन आउटपुट उससे आएगा, हमारी आवाज़ को विस्तार देने का काम वो करेगा जो सही था, और जो खराब था करंट तो वो भी पिएगा लेकिन वो वहीं रह जाएगा। तो जब हम कोई बात अपनी किसी बुद्धिजीवी से कहते हैं, ये फ्रांसवा बर्नियर की बात है, किसी बुद्धिजीवी को हम प्रभावित करते हैं तो उस बुद्धिजीवी का मतलब है बहुत अच्छा हाई पावर का एम्पलीफायर जो जा कर के आपकी आवाज़ को कई गुना विस्तारित करने वाला है। और एक मूर्ख व्यक्ति से हम बात करते हैं, मूर्ख का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर के जो ट्रांसमिशन की जो मशीनें हैं वो खराब हैं, बस यही मूर्खता होती है और तो कुछ होता नहीं, और तो सब समान होता है। तो अगर हम उस व्यक्ति से भी वही बात करें उतने ही जोर पुरजोर तरीके से जितने से हमने एक विद्वान व्यक्ति से की थी, तो वो बात सुन तो लेगा, एक तो समझ नहीं पाएगा और समझने के बाद वो बाहर भी नहीं फैलाएगा। तो हमें अपनी बात किसी जब फैलानी हो, हमें अपनी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंचानी हो, उनसे मनवानी हो, तो हमें बुद्धिजीवी लोगों का सहारा लेना चाहिए। ऐसा फ्रांसवा बर्नियर का भी विचार था, हमारा भी यही विचार है कि हम बुद्धिजीवी लोगों से यदि बात करेंगे तो बुद्धिजीवी लोग उस बात को अच्छी तरह से और अधिक गुना अपनी ताकत लगा करके विस्तारित कर देते हैं। तो बुद्धिजीवी लोग एक अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर की तरह, एम्पलीफायर की तरह होते हैं जो उसको बात को अपने को ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं उसका। यहाँ वो क्या कहता है, वो बुद्धिजीवी वर्ग को अधिक प्रभावित करना चाहता था, नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवी वर्ग को, जो नीतियाँ बनाते थे उनको और बुद्धिजीवी वर्ग को, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सकें जिन्हें वह सही मानता था। यानी नीति निर्माताओं को प्रभावित करेगा तो वो ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसी नीतियाँ बनाएंगे जिनको फ्रांसवा बर्नियर क्या मानता था, सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर ने अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय हैं। यानी बर्नियर ने ग्रंथ लिखा है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर।
ट्रेवल्स विथ द इन द मुगल साम्राज्य, ट्रेवल विद द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य की यात्रा, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ये बर्नियर की पुस्तक थी। उसमें अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। यानी उसकी आलोचनात्मक दृष्टि, गहन चिंतन, गहन प्रेक्षण, इसके लिए उल्लेखनीय ग्रंथ है उसका। आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि, इसका मतलब है उस ग्रंथ में उसने मुगल एम्पायर की, यानी मुगल साम्राज्य की आलोचनात्मक, यानी इसके गुण और दोषों दोनों का उल्लेख किया है। मुगल साम्राज्य का उसने आलोचनात्मक अध्ययन किया है अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा। किसी भी चीज़ को जब भली भांति समझना हो तो उसका आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी उसके गुण और दोष बराबर देखते हुए फिर निष्कर्ष निकाले जाए। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उसके वृत्तांत, जो भी उसने वृत्तांत लिखे, इस वृत्तांत में हम इसको ही ले सकते हैं, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, हम इसको ही ले लें। तो ऐसे वृत्तांतों में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। उसने क्या किया है कि जो मुगलों का इतिहास है जो वैश्विक ढांचे में स्थापित हो जाए, दुनिया के ढांचे में मुगलों का इतिहास स्थापित हो। वो यही चाहता था कि मुगल इतिहास वैश्विक ढांचे में स्थापित हो। मुगलों ने कैसे शासन किया, किस प्रकार से उनकी कर प्रणाली थी, किस प्रकार की उनकी न्याय व्यवस्था थी, ये वैश्विक ढांचे में फिट हो जाए, वो चाहता था। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता था। वो मुगल कालीन भारत, यानी जिस समय बर्नियर यहाँ आया और मुगलों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की तुलना वो यूरोप से करता था। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता से के नमूने पर आधारित है। उसने क्या किया, जब मुगल साम्राज्य की तुलना वो किससे करता था, यूरोप से करता था, और यूरोपीय व्यवस्था को श्रेष्ठ मानता था, बताता था वो यूरोप की व्यवस्था कैसी श्रेष्ठ व्यवस्था है। और इस प्रकार उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है। द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है। यहाँ द्विविपरीतता का मतलब समझ लो, द्विविपरीतता के नमूने। द्वि मीन्स हो गया दो। अब विपरीतता का मतलब होता है विरोधाभासी। विपरीतता का मतलब हो गया विरोधाभासी, दो प्रकार का विरोधाभास। कैसा? एक तो उसने शुरू में ये कहा है कि इब्न बतूता ने जो वर्णन किया है, या इब्न बतूता से पहले जो भी यात्री यहाँ आए उन्होंने जो वर्णन किया है, इन सब के जैसे जिनमें अल-बिरूनी था, इन्होंने क्या किया, तुलना की है। और वहाँ कहता है कि तुलना के प्रति मैं चिंतित हूँ। तो एक तो ये, और यहाँ वो तुलना कर रहा है मुगल साम्राज्य की यूरोप से। तो द्विविपरीतता नहीं हो गई? यही तो है ना द्विविपरीतता। हम ये भी कहें कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
और हम सिगरेट अपनी पॉकेट में भी रखे होंगे तो ये विपरीतता नहीं है। यही बात बर्नियर के लिए भी लागू होती है। बर्नियर ने जब भी कहा, पहले तो उसने कहा कि हम इसके लिए चिंतित हैं, और बाद में वो मुग़ल साम्राज्य की तुलना भी करता है यूरोप से, और उसको श्रेष्ठ भी बताता है। यूरोपीय साम्राज्य को मुग़ल साम्राज्य से श्रेष्ठ भी बताता है। जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है, भारत को किसके? यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है, या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। देखिए प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। हमने समाजशास्त्र में आपको एक बार अनुलोम और प्रतिलोम वैवाहिक पद्धति के बारे में बताया था। तो प्रतिलोम में हमने बताया था आपको विपरीत होता है, इसमें कन्या की तुलना में वर की स्थिति निम्न होती, तो ये उल्टा होता है। यह प्रतिलोम, यहाँ उसका जो भी वर्णन है वो कैसा दिखाता है? प्रतिलोम, विपरीत दिखाता है। जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है, भारत यूरोप के विपरीत है, या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत होता है। भारत के बारे में उसने जो भी भिन्नताएं महसूस की, यहाँ जो भी डिफरेंसेस उसने महसूस किए हैं यूरोपीय देशों की, आप मुख्य रूप से फ्रांस की तुलना में भारत में जो अंतर उसको दिखाई दिए, जो भिन्नताएं दिखाई दी, उन भिन्नताओं को उसने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया। पदानुक्रम का मतलब होता है किस क्रम में कौन से पद को रखा जाए, किस क्रम में किस भिन्नता को रखना है हमें, उस भिन्नता के क्रम में उसने क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया की दृष्टि में निम्न कोटि का हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारी कक्षा में सरस्वती नाम की एक कोई बच्ची पढ़ती है। सरस्वती में बहुत अच्छे गुण हैं, और स्वाभाविक है कुछ बुरे भी होंगे। इस बात को आप मानते हैं? जिसमें अच्छे गुण होते हैं उसमें बुरे गुण होते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? अब हमने सरस्वती को, हमको दो प्रकार से हम सरस्वती को, या तो हम श्रेष्ठ भी बना सकते हैं इस कक्षा में, और दूसरा सरस्वती को निम्न कोटि का भी निकाल सकते हैं। जैसे इनके गुण हैं, हम गुणों का वर्णन कम करें या बाद में करें? पहले इनकी बुराइयां शुरू कर देते हैं हम, इनके अवगुणों का हम वर्णन करें। आपके सामने हम सरस्वती का पहला अवगुण प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही आपके सामने सरस्वती का नाम आएगा और पहला अवगुण आएगा, आपके दिमाग में सरस्वती के प्रति घृणा भर जाएगी। दिमाग में क्या भर जाएगा? घृणा भर जाएगी। दूसरा अवगुण फिर बताएंगे, और ज़्यादा घृणा भर गई। तीसरा हम बताएंगे, और ज़्यादा घृणा भर गई। अब हम इनके गुणों को, केवल पदक्रम की बात है, पदानुक्रम के अनुसार हम इनका वर्णन कर रहे हैं, और हम इनका क्या करेंगे? फिर हम इनके गुणों को गिनाना शुरू करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में पहले से ही उनके लिए एक चित्र बन गया, एक इमेज बन गई, और वो इमेज क्या है? घृणा से भरी हुई इमेज। एक बार किसी के प्रति घृणा मन में आ जाए, फिर उसके बारे कितनी भी सफाई दी जाए, वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है जो वास्तविक होना चाहिए था। इनके गुण भले इनकी अवगुणों पर भारी हों, गुण ज़्यादा अच्छे हैं इनके, अवगुण इतने अच्छे नहीं हैं या इतने ज़्यादा नहीं हैं इनमें, लेकिन फिर भी शुरुआत हमने अवगुणों से की थी, और आपके मस्तिष्क में इनके प्रति घृणा भर चुकी। आप इनको हे दृष्टि से देखने लगे।
अब हम खूब इनकी प्रशंसा कर दें, लेकिन नहीं। भगवान रामचरितमानस में राम कैकेयी के अवगुणों के कारण भगवान राम को वनवास हुआ था। कैकेयी पहले भी खराब नहीं थी, कैकेयी बाद में भी खराब नहीं थी। केवल उस समय मंथरा दासी के कहने पर और सरस्वती जी की प्रेरणा से उनके अंदर थोड़े समय के लिए अवगुण आ गए थे, और बाद में फिर भी उन्होंने भगवान राम को बार बार भेंट किया था, सबसे पहले मिलने का प्रयास किया था, चित्रकूट जाकर भी कहा था कि आप वापस चलो। भगवान राम ने भी सबसे पहले कैकेयी से मिलते थे वो, लेकिन क्या फिर कैकेयी वो स्थान प्राप्त कर पाए जो सुमित्रा और कौशल्या माता को था? वो कैकेयी को वो स्थान प्राप्त नहीं हुए। रावण जिसने सीता माता का अपहरण किया था, बहुत से शास्त्रों में, बहुत से विद्वानों का ये कथन है, रावण अपने आप में एक विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, और रावण ने सीता के साथ कभी भी गलत करने का मन से नहीं सोचा। अगर वो मन से सोचता तो शक्तिशाली बहुत था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो एक तिनका देखकर वापस आ जाता था। रावण के प्रति हमारे मन में एक घृणा का भाव भरा गया है। रावण की जब मृत्यु होती है, भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी जाइए, इस समय रावण मरणासन है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इनसे राजनीति की शिक्षा लीजिए। रावण ने मरते समय राजनीति की शिक्षा लक्ष्मण जी को दी थी। क्या वो मूर्ख था? लेकिन आज जब भी कोई गलत कार्य करता है तो कहते हैं हर घर में रावण हैं, अब रावण से बचाने के लिए राम नहीं आएंगे, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण की छवि हमारे मन में बुरी बन चुकी है। बस रावण उच्च कुल का था, पुलस्त ऋषि का नाती था, सारे वेदों का ज्ञाता था, कुशल राजनीतिज्ञ था। ब्राह्मण राक्षस कैसे हो सकता है? तो ठीक है, फिर हो सकता है तब ठीक। तो कहने का मतलब, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, हमें इन बातों में नहीं उलझना। हमारा मतलब ये है कि बर्नियर का मतलब मानना ये था कि उसने भारत का वर्णन इस पदानुक्रम में किया कि यूरोप के लोगों की दृष्टि में भारत निम्न कोटि का हो जाए। बस ये तो प्रेजेंटेशन की बात है, प्रस्तुति की बात है, हम कैसे करें। कोई व्यक्ति मंच पर खड़ा है, चाहे तो उस व्यक्ति को श्रेष्ठ बना दे वहीं से, और चाहे तो श्रेष्ठ होने के बावजूद भी उसको निकृष्ट बना दे। बात वर्णन करने की है, तो उसने अपने ग्रंथों में, अपनी कृतियों में जो भी वर्णन किया है भारत का, उसका जो पदानुक्रम रखा है, उसके अनुसार भारत यूरोप की दृष्टि में निम्न कोटि का बन गया है। इसीलिए लिखा है बर्नियर तथा अविकसित पूर्व, भारत को अविकसित बताया। भारत का पूर्व का मतलब है भारत, भारत पूरब में है, तो भारत कैसा है? अविकसित है। 6.1 भूमि स्वामित्व का प्रश्न। 6.1 भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। बर्नियर ने जब तुलना की यूरोप से भारत की, तो कहने लगा कि भारत में और यूरोप में भिन्नता का सबसे बड़ा प्रश्न था भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव। निजी भू स्वामित्व क्या होता है?
हमारे देश में देश के किसानों को, देश के नागरिकों को, देश की प्रजा को भूमि का स्वामित्व न प्राप्त नहीं था, भूस्वामी नहीं होते थे। निजी भूस्वामित्व का अभाव हमारे, उसने यही बात की। यूरोप में और भारत में सबसे बड़ी अंतर, सबसे बड़ा जो डिफरेंस उसको दिखा वो था निजी भूस्वामित्व का अभाव। किसी के नाम भूमि नहीं होती थी, ना कोई भूमि का स्वामी होता था हमारे देश का। भूमि सम्राट, शासक या राजा जो भी होता था उसकी होती थी। वो सामंतों को देते थे, सामंत जमींदारों को एक निश्चित समय के लिए निश्चित राशि पर देते थे, और सामंत या जमींदार किसानों को निश्चित लगान पर देते थे। जिस खेत में वो इस वर्ष कोई किसान खेती करता था, अगली वर्ष निश्चित नहीं है कि वो उसको मिल जाए, वो फिर अगली वर्ष किसी और को दे देता था। जो उसको ऊंची कीमत देता था लगान की, उसको भूमि दे दी जाती थी। तो फ्रांसवा बर्नियर ने सबसे पहले यही बात की है कि भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था, निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था, और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसने कहा अगर भूमि पर स्वामित्व लोगों का नहीं है, निजी भूस्वामित्व नहीं है, भूमि किसी निजी व्यक्ति की नहीं है, तो ये राज्य के लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसा फ्रांसवा बर्नियर ने कहा है। दोनों के लिए हानिकारक माना निजी स्वामित्व का ना होना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था। बर्नियर को लगा जब मुगल साम्राज्य था, क्योंकि मुगलों के समय में वो आया था, तो भूमि पर मुगलों का जो स्वामित्व था, मुगल साम्राज्य का जो स्वामित्व था, और सम्राट सारी भूमि का स्वामी होता था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था। और सम्राट क्या करता था, उस भूमि को अमीरों के बीच बांट देता था, और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। ऐसी जो अवबोधन बर्नियर का है, बर्नियर ने जो विचार दिए हैं निजी स्वामित्व के लिए, बर्नियर ने क्या सोचा कि यहाँ स्वामित्व साम्राज्य का होता है और मुगल सम्राट ही सारी भूमि का मालिक है, स्वामी है, और वो इस भूमि को अमीरों में बांट देते हैं। ऐसा केवल बर्नियर ने ही नहीं वर्णन किया है, बल्कि अन्य यात्री जो उस समय आए थे उनके वृत्तांत में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है कि भूमि का स्वामित्व लोगों का नहीं था, सम्राट का ही हुआ करता था। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है, राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है, भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। जो भूधारक हैं वो अपने बच्चों को भूमि नहीं देते थे। बर्नियर क्या लिख रहा है, राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को जमीन नहीं दे सकता था, कोई खेत, कोई जमीन नहीं दे सकता था, क्योंकि भूस्वामित्व लोगों का था ही नहीं उस समय। इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। जब आपको ये पता नहीं हो, मान लेते हैं कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, भूखंड है, ये इस पर अभी आप खेती करते हैं और आपको पता है कि ये आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। जब नहीं दे पाएंगे और ये भी निश्चित नहीं है कि ये आपके पास 2 वर्ष बाद रहेगा खेत या नहीं रहेगा, ये भूमि का टुकड़ा आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसमें आप निवेश नहीं करोगे, इस पर आप कुआं नहीं बनवाओगे, इस पर आप अगर टेढ़ी या उबड़ खाबड़ है तो समतलीकरण नहीं करवाओगे, इसकी मेड़ या बंधिया नहीं बनवाओगे। जब ऐसा नहीं करवाओगे तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। ऐसा आप कब करवाओगे, जब आपको इसका स्वामित्व मिल जाएगा, आप इसके स्वामी बन जाओगे, तब फिर आप इस पर निवेश करोगे। तो बर्नियर कहता है कि लोगों को भू स्वामित्व नहीं दिया जाता था, इस कारण से वहाँ के लोग निवेश करने के प्रति उदासीन रहते थे।
जिससे उत्पादन नहीं हो पाता था, क्योंकि वो पैसे ही नहीं लगाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे, वो कुआं बनवाएंगे, उस पर सिंचाई की व्यवस्था करेंगे स्थायी रूप से, वहाँ नहीं करेंगे। उसके आसपास मेड़ बनती है, वो ऊंची वाली बधिया जिसको कहते हैं, पानी जिसमें भरा रहता है वर्षा का, जिस कारण से ऐसा हो पाएगा क्या? उसमें उर्वरक ज़्यादा डालेंगे, पता चला उन्होंने उर्वरक डाला, सिंचाई के साधन अच्छे उपलब्ध करवाए, बंधिया भी डलवा दी उस पर, इसके बाद पता चला कि वो खेत तो किसी और को दे दिया गया है। इसलिए लोग उदासीन रहते थे, ऐसा बर्नियर ने कहा, और उत्पादन कम होता था। इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते थे। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। यानी जब किसान भूमि पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे तो उत्पादन नहीं होता था, शासन उन पर विभिन्न प्रकार के कर लगाती थी, टैक्स लगाती थी, तो इन सब बातों से कृषि का विनाश हो गया, किसानों का उत्पीड़न होने लगा। कृषि का विनाश हुआ क्योंकि किसान उदासीन हो गए उसके प्रति, और किसानों का उत्पीड़न इसलिए होता था क्योंकि वो इतना टैक्स नहीं दे पाते थे सरकार को। जब उत्पादन नहीं होगा, टैक्स कहाँ से देंगे? तो सभी पतन की ओर चलने लगे, केवल शासक वर्ग। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बड़ा वर्णित करता है। यानी भारतीय समाज को वो क्या कहता है कि ये दरिद्र लोगों का है, दरिद्र लोगों का समूह। भारतीय समाज को बर्नियर मानता था ये गरीब लोगों का समूह, और गरीबी का कारण उसने क्या माना? गरीबी का उसने मुख्य कारण माना है निजी भू स्वामित्व ना होना, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया गया है। यानी उस समय मुगलों का शासन था और जिनकी संख्या कम थी भारत में, लेकिन एक शक्तिशाली वर्ग होने के नाते, अल्पसंख्यक वर्ग होने के नाते वो ही इनके पर अधिकार जमाए रहते थे, और वो बहुसंख्यक किसानों को भूस्वामित्व नहीं देते थे। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, भारत में मध्य की स्थिति के लोग भी नहीं हैं, यानी बीच की स्थिति वाले भी लोग यहाँ नहीं हैं। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे, और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे, और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। देखिए राजकीय भूस्वामित्व से क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिले। बर्नियर कहता है भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। राजा किनका था? भिखारियों और क्रूर लोगों का। चूंकि भारत में निर्धनता थी तो भारत के लोगों को भिखारी कहना उसे उचित लगा। उसने कहा भारत के लोग भिखारी और क्रूर है। इसके शहर और नगर विनिष्ट, और शहर और नगर भारत के विनिष्ट हो चुके थे, खराब हवा से दूषित थे, गंदी हवा बहती थी इन शहरों और नगरों में, और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे, और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व, यानी जमीन का मालिकाना हक केवल राज्य पर था। इस कारण को, इसी को मुख्य कारण माना है। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी, मतलब एक भी सरकारी ऐसा दस्तावेज नहीं हमें मिलता है आज तक कि राजकीय भूमि का स्वामित्व राजाओं के पास था या राज्य के पास था। राज्य भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है। यानी अबुल फजल ने भूमि राजस्व को परिभाषित करते हुए लिखा कि राजत्व
का पारिश्रमिक बताता है। वो कहता है जो भू राजस्व मिलता है वो राजत्व का पारिश्रमिक है। यानी कोई भी ऐसा दस्तावेज, बर्नियर ने तो लिखा है कि भूमि किसकी होती थी, राजस्व के, यानी भूमि राज्य के स्वामित्व में रहती थी, लेकिन अबुल फजल लिखता है कि भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है। जो भूमि मिलती है वो राज्य के ही परिश्रम से प्राप्त होती है। तो वो वहाँ ये नहीं पता चलता है कि भूमि स्वयं राज्य की थी। भाई हमें परिश्रम से मिले, हमारी होगी तो हमें परिश्रम क्यों करना पड़ेगा। तो अबुल फजल ने लिखा है कि जो भी राजस्व मिलता था वो राजत्व के कारण ही मिलता था, और जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है। वो क्या कहता है, राजा द्वारा उसके परिश्रम के बदले में जो मांग मिलती, यानी जो भूमि का लगान मिलता था मुगल साम्राज्य में आता था मुगल सम्राटों को, वो किसके बदले में था, राजत्व के बदले में। और वो जनता को जो सुरक्षा प्रदान करते थे उसके बदले में था, भूमि का नहीं माना गया उसको अबुल फजल के द्वारा। तो इससे स्पष्ट होता है कि भूमि मुगल साम्राज्य के भी स्वामित्व में नहीं थी। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगाना मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह ना तो लगान था ना ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। यानी अबुल फजल के वर्णन से यह समझ में आता है कि वो भूमि की स्वामित्व का कोई नहीं था, भूमि का लगान नहीं था, बल्कि उपज पर लगाया जाने वाला एक कर था। जो उपज होगी उसका इतना हिस्सा आप कर के रूप में दोगे। तो यहाँ स्पष्ट नहीं होता है कि भूमि राज्य के स्वामित्व में थी। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। बर्नियर ने जो विवरण दिए अब 18वीं शताब्दी में जो भी विचारक आए उनको भी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू का है, और वो क्या कहता है, प्राच्य निरंकुशवाद, यानी प्राचीन काल में निरंकुशता, इसका अर्थ यही हुआ। जिसके अनुसार एशिया, यानी प्राच्य का एक और अर्थ होता है पूर्व दिशा। प्राची का मतलब पूर्व दिशा होता है, तो वो भारत के लिए इंगित करता है। प्राच्य निरंकुशवाद यानी भारत में या पूर्व में निरंकुशता में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे। वो कहता है मॉन्टेस्क्यू कि भारत यानी भारत में जो भी शासक होते थे वो निरंकुशतापूर्वक शासन करते थे, जिसे दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स आपने नाम सुना हो, ये भी एक दार्शनिक रहे हैं, और इनका अतिरिक्त श्रम का मूल्य का श्रम सिद्धांत और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इनके बहुत सारे सिद्धांत हमारे समाज शास्त्र में, इतिहास में, राजनीति में इनका वर्णन मिल जाता है। कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा जाता है। तो 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। कार्ल मार्क्स ने भी कह दिया कि जो भी अधिशेष था, जो जमीन थी, इसका अधिग्रहण कौन कर लेता था, राज्य करता था। ऐसा कार्ल मार्क्स ने लिखा है। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। अगर राज्य अधिशेष प्राप्त करता था तो इससे बड़ी संख्या में स्वायत्त समतावादी ग्रामीण समुदायों को से बना हुआ एक ऐसे समाज का उद्भव हो जाता है। ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था।
गांव के जो समुदाय होते थे उन पर राज दरबार का नियंत्रण होता था, उसी के अधीन होते थे। और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। मतलब अधिशेष की जो वसूली करते थे, किसानों पर जो लगान या अधिशेष रह जाता था, उसको निर्बाध रूप से जब तक ये प्राप्त करते थे, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था, इन्हीं को स्वायत्त माना जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे तो जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। यहाँ हम एक स्रोत देखेंगे, गरीब किसान। यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियों का बंजर पर्वत ही थे। यानी ग्रामीण अंचल की जो भूमि होती थी उनमें से कुछ तो उपजाऊ होती थी और कई रेतीले बंजर के पर्वत मात्र थी। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा ही श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। यानी कई ज़मीन ऐसी पड़ी रह जाती जहाँ किसान नहीं होते कि उस पर खेती करने के लिए, तो वो ज़मीन बगैर जुती या बगैर उत्पादन की रह जाती हैं। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गवर्नर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो कई किसान मर जाते हैं, यानी कि वो टैक्स नहीं दे पाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। यानी कि उन्हें जीवन निर्वाह के साधनों से भी वंचित कर दिया जाता है। लोभी जो स्वामी होते हैं वो मांगों को पूरा करने में लोभी स्वामी की मांगों को पूरा करने में जब किसान असमर्थ हो जाते हैं तो फिर उन्हें अपने बच्चों को भी उन्हें सौंप देना पड़ता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों के साथ भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। उनके जो लोभी स्वामी हैं उनके बच्चों को दास बना करके ले जाते हैं। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण से बर्नियर और राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगी जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। यूरोप में जो लोग निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे उनको वो दिखाना चाहता था कि यहाँ के जो लोभी और लालची स्वामी होते थे उनके यहाँ जो किसान काम करते थे, किसानों के साथ साथ वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी तो किसानों को अपने बेटों से या बच्चों से भी हाथ धोने पड़ते थे, जिनको लोभी और लालची स्वामी अपना दास बना करके ले जाते थे। एक और यहाँ बॉक्स दिया है, व्यापक गरीबी। पेलसर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। जब उसने भी देखा, ये डच यात्री था, इसका नाम था पेलसर्ट, और इसने क्या किया, यहाँ की गरीबी को देखा जब भारत की, तो वो अचंभित हो गया। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। वो राज्य पर दोष लगाता है कि राजा के द्वारा या शासन के द्वारा किसानों को इतनी बुरी तरह से निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए केवल सूखी रोटी बमुश्किल मिल पाती है।
यूरोप के लिए एक चेतावनी। स्रोत 12 बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो, वो यूरोप के शासकों को चेतावनी देता है कि अगर आपने मुगल ढांचा जो है उसका अगर अनुसरण कर लिया तो क्या होगा। उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे। यदि यूरोप के लोग भारत का साम्राज्य या मुगलों का साम्राज्य की व्यवस्था को अपना लेंगे तो वो क्रूर और भिखारी लोगों के और रेगिस्तानी लोगों के शासक बन जाएंगे। जैसे कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है, हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है, व्यक्त टीले और झाड़ियों अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत जैसा कि पहले ही बताया गया है, इनके शासक बन जाएंगे। दलदल के, टीलों के, झाड़ियों के, ऐसी जगह के शासक बन जाएंगे यदि उन्होंने मुगल कालीन शासन प्रणाली को अपना लिया। हम जैसी व्यवस्था हम अपना लेते हैं उस व्यवस्था के अनुसार हम उसी के स्वामी बन जाते हैं। अगर मुगल शासन व्यवस्था को यूरोप के लोग अपनाते तो बर्नियर का यही कहना था, अभी आप रईसों के शासक हो, अमीरों के शासक हो, आपके पास धनवान लोग हैं, आपकी प्रजा कैसी धनी है, विद्वान हैं, अच्छे मकान हैं, रहने की व्यवस्था है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था, और आप इस व्यवस्था के शासक हो। अगर आप मुगल कालीन शासन प्रणाली को अपना लोगे यानी भूस्वामित्व तो आप राजकीय कर लोगे, निजी भूस्वामित्व तो समाप्त कर दोगे यूरोप से, तो यूरोप में भी आप भिखारी और क्रूर लोगों के शासक बन के रह जाओगे। आज के वीडियो में इतना ही। कल 6.3 एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार।